अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट ऑफ द डबल व्हील्स के 6th फेज द कन्वर्ट को, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ एलेक डबल व्हील दोबारा टेस्ट की लाइफ में एंटर होता है, जबकि टेस्ट ऑलरेडी पॉवर्टी, फैमिली प्रॉब्लम्स और एंजल की सेपरेशन को फेस कर रही होती है। इस फेज में हार्डी टेस्ट की हेल्पलेसनेस के साथ साथ फेट, मोरालिटी, सोशल इंजस्टिस और मेल डोमिनेंस को भी स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। सो लेट्स बिगिन विद फेज 6 द कन्वर्ट। अब द कन्वर्ट जो है, इसका टाइटल मेनली एलेक डबल व्हील की रिलीजियस कन्वर्जन को ही सिग्निफाई करता है। अब फेज 6 का स्टार्ट चैप्टर 45 से होता है और 45 चैप्टर के स्टार्ट में हार्डी हमें बताता है कि टेस्ट ने ट्रेंट्रीज छोड़ने के बाद एलेक को कभी नहीं देखा था। जब वो उसे दोबारा देखती है तो पहले उसे बिलीव करना मुश्किल होता है कि ये वही एलेक है। एलेक की अपीयरेंस कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब वो क्लरिकल ड्रेस में है, उसकी माउस्टैच भी नहीं है और वो एक सीरियस रिलीजियस प्रीचर की तरह नजर आता है। हार्डी डिस्क्राइब्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन एज इट वाज लेस अ रिफॉर्म देन अ ट्रांसफिगरेशन। यानी एलेक की चेंज सिर्फ जो है ऑर्डिनरी रिफॉर्म नहीं लगती, वो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जैसी नजर आती है। लेकिन टेस्ट के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टर्बिंग है। जिस फेस और वॉइस से उसकी लाइफ की पेनफुल मेमोरीज एसोसिएटेड है, वही फेस अब बाइबल और रिलीजन की बातें कर रहा है। उसे ये कंट्रास्ट ऑलमोस्ट आयरॉनिक लगता है। जब टेस्ट वहां से मूव करती है, एलेक उसे पहचान लेता है। उसकी प्रीचिंग इमीडिएटली जो है वो रुक जाती है। जो आदमी कुछ मोमेंट्स पहले कॉन्फिडेंटली रिलीजियस स्पीच दे रहा था, वो टेस्ट को देखकर इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसके पीछे जाता है और कहता है, टेस्ट इट इज आई एलेक डबल व्हील। टेस्ट कोल्डली रिप्लाई करती है कि वो उसे पहचान गई है। यहाँ से दोनों के दरमियान एक अनकंफर्टेबल जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है। एलेक टेस्ट को बताता है कि अब उसकी लाइफ का पर्पस रिलीजन है। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी ओल्ड सिंफुल लाइफ को छोड़ दिया है। अब दूसरों को सॉल्यूशन का जो है रास्ता वो दिखाना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कहता है कि जिस इंसान के साथ उसने सबसे ज्यादा बुरा किया था, उसे सेव करना अब उसकी स्पेशल ड्यूटी है। द वुमन whom I had so grievously wronged was that person। लेकिन टेस्ट उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती। उसके लिए एलेक का पास सिर्फ वर्ड से रेज नहीं हो सकता। एलेक अपनी कन्वर्जन की स्टोरी जो है वो टेस्ट को बताता है। He remembers Mr. Clare, एंजल के फादर, who once came to Trantridge to preach। एलेक ने उस वक्त मिस्टर क्लेयर को इंसल्ट किया था, लेकिन मिस्टर क्लेयर ने उसके साथ कोई बुरा बिहेव नहीं किया था। Instead he told Alec that one day he might change। लेकिन एलेक की जो मदर है, उनकी डेथ ने भी उसकी थिंकिंग को डीपली इफेक्ट किया था। Gradually he began to think about religion and repentance। Eventually he became a preacher and started spreading his religious beliefs। अब टेस्ट जो है एलेक के कन्वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करती। उसके लिए ये चेंज बहुत सडन है। She remembers exactly what Alec did to her and therefore she cannot simply trust his new religious identity। यहाँ टेस्ट का जो एंगर है वो अंडरस्टैंडेबल है। एलेक ने उसकी लाइफ को डीपली डैमेज किया था। एलेक की कन्वर्जन के बावजूद टेस्ट नोटिस करती है कि उसकी ओल्ड अट्रैक्शन कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुई। जब वो टेस्ट को देखता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है, इट माइट बी डेंजरस। उसका मतलब है कि टेस्ट की ब्यूटी उसके ओल्ड डिजायर्स को अवेकन कर सकती है। He even asks Tess to keep her veil down। अब this is very important। Hardy suggests that perhaps Alec has changed externally and intellectually, but his old nature is still somewhere inside him। जर्नी के दौरान दोनों क्रॉस इन हैंड नाम के एक लॉनली और डेसोलेट प्लेस पर पहुंचते हैं। वहाँ एक स्ट्रेंज स्टोन पिलर है जिसमें एक ह्यूमन हैंड जो है वो कार्व्ड है। एलेक इस प्लेस को रिलीजियस सिग्निफिकेंस देता है और टेस से कहता है कि वो स्टोन हैंड पर अपना हाथ रखकर स्वेयर करे कि वो अब कभी अपनी ब्यूटी या बिहेवियर से उसे टेम्प्ट नहीं करेगी। टेस को ये डिमांड कम्प्लीटली अननेसेसरी लगती है, फिर भी एलेक के प्रेशर पर वो ऑथ ले लेती है। यहाँ हार्डी रिलीजन और सुपरस्टिशन को भी क्वेश्चन करता है। बाद में टेस एक शेफर्ड से इस स्टोन के बारे में पूछती है। शेफर्ड बताता है कि ये एक्चुअली कोई होली क्रॉस नहीं था। अकॉर्डिंग टू द लोकल लेजेंड, एक क्रिमिनल को इसी जगह टॉर्चर किया गया था। उसका हाथ पोस्ट पर नेल किया गया और बाद में उसे हैंग कर दिया गया। लोग कहते हैं कि उसकी बोन्स नीचे बरीड हैं और वो कभी कभी वहाँ वॉक करता है। इस रेवलेशन से क्रॉस इन हैंड का एटमॉस्फेयर और भी डार्क और सिनिस्टर हो जाता है। यानी एलेक ने उससे गलत बयानी की थी। एलेक टेस से सेपरेट होने के बाद एक ओल्ड लेटर निकालता है जो मिस्टर क्लेयर ने उसे लिखा था। मिस्टर क्लेयर उसकी कन्वर्जन पर खुशी जो है वो जाहिर करते हैं और उसे फॉरगिव भी करते हैं। वो एलेक के रिलीजियस फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं। एलेक लेटर को बार बार रीड करता है। दिस शोज दैट एलेक जनरली टेक्स हिज रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन सीरियसली। टेस अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू करती है और फ्लिंट कॉम ऐश की तरफ वापस आ रही होती है, लेकिन एलेक से मीटिंग ने उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया। उसे फिर रियलाइज होता है कि शी कैन नॉट सिंपली एस्केप हर पास्ट। फ्लिंट कॉम ऐश के करीब टेस की मुलाकात इससे होती है। इस एक यंग मैन एम्बे सीडिंग के साथ होती है। एम्बे उसे लव करता होता है और उसके पीछे यहाँ तक आ गया। इस टेस्ट को बताती है कि एम्बे कहता है कि वो उसे 2 साल से लव करता है और यहाँ पे चैप्टर 45 जो है वो एंड हो जाता है। अब चैप्टर 46 के स्टार्ट में टेस्ट जो है वो अभी भी फ्लिंट कॉम ऐश पर काम कर रही है। फ्लिंट कॉम ऐश को एक कंफर्टेबल या प्लेजेंट प्लेस नहीं है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हार्श है, वेदर कोल्ड है और एग्रीकल्चरल वर्क एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। चैप्टर के स्टार्ट में टेस एक टर्निप स्लाइसिंग मशीन के साथ काम कर रही होती है। वो टर्निप्स को कट करती है और फिर मशीन में डालती है। उसके अराउंड सिर्फ बैरन लुकिंग फील्ड्स हैं,
कोल्ड विंड है और कंटिन्यूस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। हार्डी यहाँ डेलिबरेटली एक डल और डिप्रेसिंग एटमोस्फेयर क्रिएट करता है बिकॉज टेस की इनर कंडीशन भी बिल्कुल इसी तरह डिप्रेस्ड और एग्जॉस्टेड है। टेस की लाइफ में अब कोई कंफर्ट नहीं रहा, शी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, लेकिन उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। फिजिकल लेबर उसकी इमोशनल सफरिंग को और इंटेंस कर देता है। इसी वक्त टेस को दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आता है। पहले वो समझती है कि शायद कोई ऑर्डिनरी पर्सन होगा, बट देन शी रियलाइजेस दैट इट इज एलेक डबरविल। लेकिन एलेक की अपीयरेंस अब डिफरेंट है। अब वो केयर फ्री फैशनेबल एलेक नहीं है जो टेस को पहले मिला था। ही इज वेयरिंग अ सेमी क्लरिकल ड्रेस बिकॉज अब वो रिलीजियस प्रीचिंग की तरफ आ चुका है। टेस नेचुरली डिस्टर्ब हो जाती है। उसने एलेक को अपनी लाइफ से दूर रखने की कोशिश की थी, इसीलिए उसकी दोबारा अपीयरेंस टेस के लिए एक न्यू थ्रेट बन जाती है। एलेक कहता है कि ही वांट्स टू टॉक टू हर। टेस उसे याद दिलाती है कि शी हैड ऑलरेडी आस्क्ड हिम नॉट टू कम नियर हर, लेकिन एलेक कहता है दिस टाइम ही हैज अ सीरियस रीजन। एलेक टेस को बताता है कि पिछली बार जब वो उसे मिला था उसका फोकस मेनली रिलीजन और टेस की सोल पर था, लेकिन अब उसने टेस की एक्चुअल वर्ल्डली कंडीशन देखी है। वो देखता है कि टेस कितना हार्ड वर्क कर रही है और कहता है टेस जो है वो इतनी ज्यादा सफरिंग जो है वो डिजर्व नहीं करती। यहाँ एलेक अपने पास्ट मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करता है। वो एडमिट करता है कि व्हाट हैपेंड एट ट्रेंटरिज वाज लार्जली हिज फॉल्ट। वो बेसिकली मानता है कि टेस इनोसेंट थी और उसने उसकी इनोसेंस का एडवांटेज लिया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, एलेक का गिल्टी फील करना और जेन्युइनली मॉरली चेंज हो जाना दोनों सेम चीजें नहीं है। हार्डी हमें ग्रेजुअली शो करता है कि एलेक के अंदर ओल्ड अट्रैक्शन अभी भी वैसी ही है। एलेक फिर टेस को बताता है कि हिज मदर हैज डाइड और अब प्रॉपर्टी जो है वो सारी उसकी हो गई है। अब वो उसे ये भी बताता है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है और अफ्रीका जाना चाहता है एज अ मिशनरी। इसके बाद वो फिर टेस के सामने एक सरप्राइजिंग प्रपोजल रखता है, विल यू मैरी मी। एलेक के पास इवन मैरिज लाइसेंस भी होता है। वो मैरिज को एक तरह की रिपेयरेशन समझता है, यानी उसके माइंड में ये आइडिया है कि उसने टेस के साथ जो रॉन्ग किया है मैरिज के थ्रू वो उस रॉन्ग को समहाउ कंपेंसेट कर सकता है। बट टेस इमीडिएटली रिफ्यूजेस। वो क्लियरली कहती है कि शी कैन नॉट मैरी हिम। एलेक रीजन पूछता है, टेस का आंसर सिंपल है, आई डोंट लव यू। एलेक फिर इंसिस्ट करता है। वो पूछता है कि अगर टेस उसे लव नहीं करती देन डज शी लव समबडी एल्स। टेस फाइनली एडमिट करती है, आई लव समबडी एल्स। एलेक इज शॉक्ड। फिर टेस उसे बताती है कि शी इज ऑलरेडी मैरिड। ये सुनकर एलेक जो है वो कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे आइडिया नहीं होता कि टेस वाकई में शादी कर चुकी होती है। टेस एंजल का नाम डायरेक्टली नहीं बताती, शी ओनली टेल्स हिम दैट हर हस्बैंड इज फार अवे। अब एलेक सिचुएशन को अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करता है। वो कहता है अ हस्बैंड हु लीव्स हिज वाइफ इन सच कंडीशंस व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड इज ही। लेकिन टेस इमीडिएटली एंजल को डिफेंड करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि एंजल डजंट नो अबाउट हर प्रेजेंट डिफिकल्टीज। टेस खुद यहाँ काम करने आई हुई है। एंजल ने उसे रिजेक्ट किया हुआ है, वो उससे दूर है, स्टिल वो एंजल को ब्लेम नहीं कर रही होती। शी स्टिल प्रोटेक्ट्स हिज ऑनर। इसके बाद एलेक जो है वो एडमिट करता है कि टेस को दोबारा देखकर इसकी जो ओल्ड फीलिंग्स हैं वो वापस आ गई हैं। उसे लगा था कि रिलीजियस कन्वर्जन के बाद उसकी ओल्ड डिजायर्स खत्म हो गई हैं, बट टेस को देखते ही वो वही फीलिंग्स दोबारा अवेकन हो गई हैं। यहाँ हार्डी एलेक के कैरेक्टर में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट शो करता है। एलेक का रिलीजियस सेल्फ एक तरफ है और उसकी ओल्ड डिजायर्स दूसरी तरफ। ही वांट्स टू बिकम अ रिलीजियस प्रीचर बट एट द सेम टाइम ही कैन नॉट कंट्रोल हिज अट्रैक्शन टुवर्ड्स टेस। इसलिए उसकी रिलीजियस कन्वर्जन क्वेश्चनेबल लगती है। हार्डी इसी क्वेश्चन को ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है। इस कन्वर्जन के दौरान फार्मर ग्रोबी जो है वो वहां जाता है। ये उसका ऑनर होता है जिसका नेम यहाँ बताया हुआ है, ग्रोबी। टेस को दूर से देखता है और उस गुस्से से उससे पूछता है कि क्या कर रही है। एलेक इमीडिएटली ग्रोबी के अगेंस्ट जाता है। ही टेल्स हिम दैट टेस से इस तरह बात मत करो। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन टेस है वो उसे मना कर देती है। शी नोस के एलेक और ग्रोबी के बीच कॉन्फ्लिक्ट से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो वो एलेक को जो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो एलेक वहां से चला जाता है। एलेक के चले जाने के बाद टेस नेचुरली उसकी ऑफर के बारे में सोचती है। अगर वो एलेक से शादी कर लेती है तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो सकती हैं। शी कुड एस्केप फ्लिंट कॉम एश, शी कुड एस्केप हार्ड लेबर, शी कुड लिव कंफर्टेबली। लेकिन टेस के लिए मनी और कंफर्ट इनफ नहीं है। शी डजंट लव एलेक और जो कुछ ट्रेंटेज में हुआ था टेस उसे भूल नहीं सकती, इसलिए वो एलेक की ऑफर रिजेक्ट कर देती है। यहाँ हार्डी टेस की इमोशनल लॉयल्टी को हाईलाइट करता है। पॉवर्टी के बावजूद शी रिफ्यूजेस टू सेल हर इमोशनल फ्रीडम फॉर कंफर्ट। कुछ टाइम बाद एलेक टेस के कॉटेज पर दोबारा आता है। वो कन्फेस करता है कि ही कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। एक्चुअली उस दिन उसे कैस्टर ब्रिज फेयर में जाना होता है प्रीच करने के लिए और उसने वहां प्रॉमिस किया होता है कि वो वहां पे आएगा, लोग उसका वहां वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहां जाने के बजाय टेस के पास आ जाता है और यहाँ एलेक की रिलीजियस कमिटमेंट की वीकनेस क्लियरली सामने आ जाती है। ही क्लेम्स टू बी अ प्रीचर बट व्हेन हिज डिजायर फॉर टेस बिकम्स स्ट्रांग ही अबंडन्स हिज रिलीजियस ड्यूटी। एलेक टेस से पूछता है कि व्हाट डज शी एक्चुअली बिलीव अबाउट रिलीजन। टेस एक्सप्लेन करती है कि शी बिलीव्स इन द मॉरल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्पेशली द स्पिरिट ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट, लेकिन वो सुपरनैचुरल बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ टेस की थिंकिंग एक्चुअली एंजल के इन्फ्लुएंस को शो करती है। टेस कहती है कि एंजल ने रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स को डीपली स्टडी किया था, टेस ने खुद इतना स्टडी नहीं किया, इसीलिए शी ट्रस्ट्स एंजल्स जजमेंट। यानी टेस का एटीट्यूड कुछ इस तरह है कि अगर एंजल ने किसी बिलीफ को डीपली स्टडी करके एक्सेप्ट किया है तो वो उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करती है। अब एलेक्स जो है वो बड़ा सरप्राइज होता है इस चीज से। वो टेस के थ्रू एंजल के फिलोसफिकल आइडिया सुनता है। टेस को एंजल
की बातें याद हैं, सो शी रिपीट्स सम ऑफ हिज आर्गुमेंट्स। एलिक जो है वो इन आर्गुमेंट्स को सीरियसली थिंक करता है और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज स्टार्ट होता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है वो एलिक की रिलीजियस सर्टेनिटी को डिस्टर्ब कर देती है, यानी उसको अपने बिलीव्स पर ही शक होने लगता है, तो वो भी क्रिटिकली इवैल्यूएट करने लग जाता है अपने बिलीव्स को। अब वो यहाँ पे फिर टेस पे ब्लेम डालता है। वो कहता है कि टेस को दोबारा देखने की वजह से ही इज रिटर्निंग टू हिज ओल्ड सिंफुल लाइफ, लेकिन टेस इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब एलिक खुद अपने डिसीजन लेता है। टेस ने उसे प्रीच करने से मना नहीं, टेस ने उसे अपने पास आने पर फोर्स नहीं किया, टेस ने उसकी डिजायर्स क्रिएट नहीं की। एलिक खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर वो टेस पे ब्लेम कर रहा है। फिर एलिक जो है वो एंजल के अगेंस्ट बात करता है। वो कहता है एंजल ने टेस्ट को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया है, तो टेस्ट दोबारा से उसको डिफेंड करती है। वो कहती है डोंट स्पीक अगेंस्ट हिम, ही इज एब्सेंट। अब एंजल जो है वो फिजिकली टेस्ट से दूर है, बट इमोशनली ही इज स्टिल प्रेजेंट इन हर लाइफ। टेस्ट स्टिल लव्स हिम, टेस्ट स्टिल रिस्पेक्ट्स हिम, और सबसे इंपॉर्टेंट शी स्टिल प्रोटेक्ट्स हिज ऑनर। तो अब फाइनली टेस्ट जो है वो एलिक से कहती है कि ही शुड लिव फॉर हर सेक एंड फॉर एंजल्स ऑनर। एलिक अग्री कर लेता है और चला जाता है, लेकिन उसके अंदर एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अब स्टार्ट हो चुका है। ही कीप्स थिंकिंग अबाउट हिज आइडियाज टेस्ट हैज रिपीटेड फ्रॉम एंजल। उसे रियलाइज होने लगता है कि उसकी जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो शायद उतनी डीप और जानवर नहीं है जितनी उसको लगता था कभी है, और यहीं पे चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। और चैप्टर के एंड पे हमें पता चलता है कि एलिक की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो वीकन हो रही है, जबकि टेस्ट की जो लॉयल्टी है वो एंजल के टुवर्ड्स वो स्टिल स्ट्रॉन्ग है। अब चैप्टर 47 का जो स्टार्ट है वो फ्लिंटकॉम्ब ऐश फार्म की एक कोल्ड मार्च मॉर्निंग से होता है। सुबह बहुत अर्ली टाइम है, वेदर कोल्ड है और एटमॉस्फेयर बिल्कुल डल और लाइफलेस है। टेस और ईज जो है वो फार्म पर पहुंचती हैं, जहां पर वीट के लास्ट रिक की थ्रेशिंग होनी है। रिक से मुराद हार्वेस्टेड वीट का एक बड़ा स्टैक होता है, वो आपको इस पिक्चर से समझ आ जाएगा। वर्कर्स पहले रिक की थैचिंग रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हार्डी अनहेलिंग कहता है। उसके बाद वीट की शेव्स जो होती हैं वो मशीन के थ्रू प्रोसेस होनी है। यहाँ एक ह्यूज स्टीम थ्रेशिंग मशीन लगी हुई है। टेस को मशीन के बिल्कुल पास ड्यूटी दी जाती है। उसका काम ये है कि प्लीज उसे वीट की शेफ देगी, टेस उस शेफ को अनटाई करेगी, फिर फीडर उसे मशीन में डालेगा। मशीन वीट की ग्रेन्स को स्ट्रॉ से सेपरेट करेगी। प्रॉब्लम ये है कि मशीन कंटिन्यूसली चलती है, इसलिए टेस्ट को भी ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। अब यहाँ मशीन को सिर्फ मशीन समझकर स्किप नहीं करना आप लोगों ने। हार्डी इस मशीन को सिंबॉलिकली यूज कर रहा है। टेस्ट एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसकी इमोशंस है, उसकी प्रॉब्लम्स है, उसका हस्बैंड उससे दूर है। एलिक उसको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मशीन को इनमें से किसी चीज की परवाह नहीं है। मशीन बस कीप वर्किंग, कीप मूविंग। इसी तरह टेस्ट भी फोर्स्ड है कि वो कंटिन्यूसली काम करती रहे, सो मशीन टेस्ट की डीह्यूमनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी शी इज ट्रीटेड ऑलमोस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द मशीन रादर देन अ ह्यूमन वर्कर। हार्डी एक इंजन मैन की भी डिस्क्रिप्शन देता है। ये आदमी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल वर्कर से डिफरेंट है। वो स्टीम इंजन के साथ ट्रेवल करता है और डिफरेंट फार्म्स पर जाकर मशीन्स ऑपरेट करता है। उसके अराउंड फायर, स्मोक, कोल और मशीनरी है। बाकी फार्मर्स का कनेक्शन नेचर से है, सोल, क्रॉप्स, वेदर, फ्रॉस्ट एंड सनशाइन etc। लेकिन इंजन मैन का कनेक्शन मशीनरी से है, इसलिए हार्डी उसे ऑलमोस्ट एक आउटसाइडर की तरह प्रेजेंट करता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वर्सेस मॉडर्न मशीनरी। और वर्कर्स याद करते हैं कि पहले वीट को मैनुअली जो है वो थ्रेश किया जाता था। कहते हैं कि ओल्ड मेथड स्लो जरूर था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग बेटर था। अब मशीनरी ने एग्रीकल्चरल लेबर को फास्ट बना दिया है, लेकिन वर्कर्स की सफरिंग भी इंक्रीज हो गई है। टेस्ट का काम सबसे एग्जॉस्टिंग है। बाकी वुमेन कभी ड्रिंक कर लेती हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेती हैं, गॉसिप कर लेती हैं, बट टेस्ट कैन नॉट प्रॉपर्ली स्टॉप। मशीन रुकेगी नहीं, फीडर रुकेगा नहीं, और फीडर को शीप्स चाहिए होती हैं, सो टेस्ट को कंटिन्यूसली शीप्स अनटाई करनी है। उसकी बॉडी मशीन की वाइब्रेशन से शेक होती रहती है। डिनर टाइम तक उसके जो घुटने हैं वो भी कांपने लग जाते हैं और वो प्रॉपर्ली वॉक भी नहीं कर पाते। ये सीन टेस्ट की फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन को क्लियरली शो करता है। अब चैप्टर का मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। टेस्ट को पता भी नहीं होता कि एलिक डबरविल फॉर्म में आ चुका है। वो पहले वाले रिलीजियस प्रीचर के फॉर्म में नहीं है। अब उसने ब्लैक रिलीजियस क्लॉथ्स छोड़ दी हैं, अपना ओल्ड फैशन अपीयरेंस वापस ले लिया है और फिर से वही कॉन्फिडेंट स्टाइलिश एलिक बन गया है जो टेस्ट ने पहले देखा था। इन सिंपल वर्ड्स, रिलीजियस एलिक इज डिसअपियरिंग एंड द ओल्ड एलिक इज रिटर्निंग। इस और मैरियन उसे पहचान लेती हैं। लंच ब्रेक में एलिक टेस्ट के पास रिक पर चला जाता है। टेस्ट उसे देखकर इमीडिएटली अनकंफर्टेबल होती है। वो पूछती है व्हाई डू यू ट्रबल मी सो, लेकिन एलिक उल्टा कहता है व्हाई डू यू ट्रबल मी, यानी वो रिस्पांसिबिलिटी टेस्ट पर शिफ्ट कर रहा है। एलिक कहता है कि टेस्ट की इमेज उसके माइंड से निकलती ही नहीं, स्पेशली जब टेस्ट ने उसे बताया था कि उनका एक चाइल्ड था। उसके बाद उसकी सप्रेस्ड फीलिंग्स दोबारा अवेकन हो गई हैं। ही सेज दैट हिज रिलीजियस फीलिंग्स हैव ड्राइड अप एंड हिज अट्रैक्शन टुवर्ड्स टेस्ट हैज रिटर्न्ड। टेस्ट सरप्राइज्ड होती है और पूछती है हैव यू गिवन अप प्रीचिंग एंटायरली। एलिक कहता है यस, उसने अपनी प्रीचिंग एंगेजमेंट्स जो है वो ब्रेक कर दी है। यहाँ हार्डी एलिक के कैरेक्टर की स्टेबिलिटी शो करता है। पहले एलिक ने सडनली रिलीजन अडॉप्ट किया था, अब सडनली वो रिलीजन छोड़ रहा है। सो हम कह सकते हैं एलिक्स रिलीजियस कन्वर्जन वाज नेवर डीपली रूटेड। उसका फेथ, इमोशनल एक्साइटमेंट और टेम्पररी एंथुसियाज्म पर बेस्ड था। एलिक टेस्ट के साथ एंजल के फिलोसॉफिकल आइडियाज डिस्कस करता है। टेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि अगर कोई पर्सन ट्रेडिशनल रिलीजियस डॉगमा में बिलीव ना भी करे, फिर भी वो लव, काइंडनेस और प्योरिटी जैसी मॉरल वैल्यूज फॉलो कर सकता है। लेकिन एलिक एग्री नहीं करता। ही सेज
says basically, if nobody tells me what is right and wrong, why should I feel responsible? यहाँ हार्डी एक important philosophical question रेज करता है, can morality exist without religion? टेस का आंसर बेसिकली yes है, लेकिन एलिक का आंसर नो के क्लोज है। लेकिन आयरनी ये है कि एलिक रिलीजन के नाम पर भी मॉरली गुड बिहेव नहीं कर रहा। अब यहाँ एलिक की हिपोक्रेसी समझना इंपॉर्टेंट है। ही टॉक्स अबाउट रिलीजन, मोरालिटी, फेथ, टेम्पटेशन, क्रिश्चियनिटी, बट हिज एक्चुअल पर्पस इज टू seduce and control Tess. So his religious language is not making him morally better. Instead, he uses religion as a way of explaining or even excusing his own desires. एलिक जो है वो टेस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एंजल उसे नेग्लेक्ट कर रहा है। He repeatedly emphasizes angel is far away और एलिक कहता है I am here. He wants Tess to think that he is actually closer to her than her husband. He even quotes the biblical prophet Hosea. Quotation का पर्पस ये है कि एलिक टेस को सजेस्ट करे come back to your first husband. और एलिक खुद को टेस का फर्स्ट हस्बैंड समझने की अटेम्प्ट करता है, लेकिन टेस स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है इस आइडिया को। जब एलिक और ज्यादा फॉरवर्ड होता है और टेस को फिजिकली अप्रोच करता है तो टेस सडनली अपनी लेदर ग्लव्स उठाती है और एलिक के फेस पे जोर से मार देती है। एलिक के मुंह से खून निकलने लगता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन टेस's कैरेक्टर। फॉर अ मोमेंट टेस फाइट्स बैक, लेकिन उसके फौरन बाद टेस का रिएक्शन बहुत ट्रेजिक है। Once victim, always victim. That is the law. उसे लगता है कि once a woman has been victimized, society उसे permanently vulnerable समझने लगती है। यानी टेस के लिए पास्ट सिर्फ पास्ट नहीं रहा, it has become a permanent social burden. एलिक फिर अपनी रियल मेंटालिटी शो करता है। वो टेस को रिमाइंड कराता है कि I was your master once और फिर कहता है I will be your master again. This is extremely important. यहाँ एलिक जो है वो लव की लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। He is talking about power, possession and control. He believes that because he once had power over Tess, he can regain that power. उसका एटीट्यूड बेसिकली ये है you cannot escape me. इस चैप्टर में टेस की सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। एक साइड पर एंजल है, टेस उसे जेन्युइनली लव करती है लेकिन वो दूर है, टेस की डिफिकल्टीज से अनअवेयर है। दूसरी साइड पर एलिक है, फिजिकली प्रेजेंट है, फाइनेंशियली पावरफुल है, टेस की वल्नरेबिलिटी जानता है और उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। So टेस इज caught between the man she loves and the man who wants to possess her. एलिक फाइनली टेस को छोड़ देता है, लेकिन वो वार्निंग देकर जाता है कि he will return for her answer. He says, "You don't know me yet, but I know you." This creates a very threatening atmosphere. Tess completely stunned हो जाती है। फिर वो दोबारा थ्रेशिंग मशीन के पास अपनी पोजीशन ले लेती है। टेस फिर से शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट अनटाई करती रहती है। ये एंडिंग बहुत सिंबॉलिक है। टेस की पर्सनल लाइफ में एक ह्यूज इमोशनल क्राइसिस चल रहा है, बट द मशीन डजंट स्टॉप फॉर हर। दुनिया उसके पेन को एक्नॉलेज नहीं करती। She has to continue working. अब यहाँ से चैप्टर 48 स्टार्ट होता है, जिसमें फ्लिंट कॉब एश फार्म पर थ्रेशिंग का काम कंटिन्यू रहता है। फार्मर ग्रोबी डिसाइड करता है कि व्हीट रिक को उसी रात कंप्लीट करना है क्योंकि मून लाइट में काम हो सकता है और इंजन मैन को अगले दिन किसी और फार्म पर जाना है। इस वजह से वर्कर्स को बहुत कम रेस्ट मिलता है। टेस थ्रेशिंग मशीन पर अपनी ड्यूटी करती रहती है। वो इतनी ज्यादा थक चुकी होती है कि मशीन की कांस्टेंट वाइब्रेशन की वजह से उसका पूरा जिस्म जो है वो कांप रहा होता है और वो ऑलमोस्ट मैकेनिकली काम कर रही होती है। उसका फेस कॉर्न, डस्ट और स्वेट से कवर्ड होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ती। इसी दौरान एलेक डर्बरविल दोबारा फार्म पर आ जाता है। टेस उसे देख लेती है लेकिन उसकी तरफ देखना अवॉइड करती है। एलेक उसे सिग्नल देता है कि उनका प्रीवियस क्वारल खत्म हो चुका है, लेकिन टेस उसके बिहेवियर को इंकरेज नहीं करती। इवनिंग तक थ्रेशिंग कंटिन्यू रहती है। टेस की कंडीशन और खराब हो जाती है। मैरिन उसके लिए परेशान होती है क्योंकि बाकी वुमेन ड्रिंक्स वगैरह से अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर रही होती हैं, जबकि टेस बगैर किसी ड्रिंक के कंटिन्यूसली काम कर रही होती है। जब रिक काफी नीचे हो जाता है तो फार्मर ग्रोबी टेस को ऑफर करता है कि अगर वो अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहे तो जा सकती है, कोई दूसरा वर्कर उसकी जगह आ जाएगा। टेस समझ जाती है कि वो एलेक की वजह से कह रहा है, लेकिन वो फिर भी काम कंटिन्यू करती है। आखिर में रैट कैचिंग स्टार्ट होती है। रिक के अंदर छुपे रैट्स बाहर निकलते हैं और पूरा सीन शोर और कंफ्यूजन से भर जाता है। इसी दौरान टेस अपना लास्ट शिफ्ट जो है वो मशीन में डाल देती है और थ्रेशिंग का काम खत्म हो जाता है। टेस मशीन से नीचे उतरती है और एलेक फौरन उसके पास आ जाता है। वो टेस की एक्सट्रीम टायर्डनेस देखता है और कहता है कि उसे इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। एलेक फिर टेस को हेल्प और फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करता है। वो कहता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो टेस और उसकी फैमिली को कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। टेस अपनी फैमिली के बारे में पूछती है और एलेक बताता है कि वो उन्हें देख चुका है। टेस इमोशनली अपसेट हो जाती है और कहती है कि उसकी फैमिली का जिक्र ना करे। फिर वो एलेक की हेल्प क्लियरली रिजेक्ट कर देती है। आई विल टेक नथिंग फ्रॉम यू आइदर फॉर देम और फॉर मी। यानी टेस अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद एलेक से कुछ नहीं लेना चाहती। घर पहुंचने के बाद टेस एंजल के बारे में सोचती है और उसे एक डेस्परेट लेटर लिखती है। वो एंजल को अपना ओन हस्बैंड कहकर एड्रेस करती है और बताती है कि वो बहुत ट्रबल में है और उसके पास कोई और नहीं जिसके सामने वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। टेस एंजल से रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस आ जाए क्योंकि वो टेम्पटेशन और डेंजर के बीच अकेली है। वो एलेक का नाम डायरेक्टली नहीं लेती, लेकिन क्लियरली बताती है कि कोई उस पर प्रेशर डाल रहा है और वो डर रही है कि सर्कमस्टेंसेस उसे किसी डेंजरस सिचुएशन में ना फंसा दे। वो एंजल को याद दिलाती है कि वो अभी वही टेस है जिसे एंजल ने लव किया था। उसके लिए एंजल से मिलने के बाद उसकी पुरानी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी, इसलिए वो चाहती है कि एंजल उसे उसके पास्ट की बेसिस पर जज ना करे। टेस अपनी ब्यूटी के बारे में भी कहती है कि अगर लोग उसे ब्यूटीफुल समझते हैं तो उसके लिए इसका मीनिंग सिर्फ इतना है बिकॉज एंजल वंस लव्ड हर। उसकी अपनी ब्यूटी की उसकी नजर में कोई इतनी खास
अहमियत नहीं है। लेटर में टेस रिपीटेडली एंजल से फॉरगिवनेस और अफेक्शन की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि अगर एंजल उसके पास नहीं आ सकता तो उसे अपने पास बुला ले। वो इतनी डिस्परेट है कि वाइफ के स्टेटस की बजाय सर्वेंट बनकर भी उसके पास रहने को रेडी है। आखिर में टेस की अपील बहुत इमोशनल हो जाती है। कम टू मी एंड सेव मी फ्रॉम व्हाट थ्रेटन्स मी, और वो लेटर साइन करती है योर फेथफुल हार्ट ब्रोकन टेस। यहीं पे चैप्टर 48 जो है वो एंड हो जाता है। सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फेज 6 के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 4 वो डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज।